मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। नया दिन मुबारक, बल्कि वर्किंग वीक का पहला हफ्ता मुबारक। सुस्ती तो नहीं चाहिए हुई फैसल? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बड़ी अच्छी खबर और बड़ी तसल्ली बख्श खबर है जो कि आपके सामने हम रखेंगे। तकरीबन 2 साल के बाद कोरोना पाबंदियों को ख़त्म करके मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी को नमाजियों के लिए पूरी गुंजाइश के साथ खोल दिया गया है और जबकि समाजी फासले के बगैर नमाज की अदायगी की इजाज़त भी दे दी गई है अब, जिसके बाद फजर की नमाज में मंजर ही हमने कुछ अलग देखे। नमाज फजर के लिए जो है तकबीर ओला से कबल इमाम मस्जिद ने जैसे ही सीधे खड़े हो जाएं, सफ़ेद दुरुस्त कर ले और कंधे से कंधा मिलाएं, कहा तो नमाजियों की आंखें नम हो गईं। एक बड़ा मुश्किल वक्त था जो गुजारा। सुभान अल्लाह, ये वो अल्फाज हैं जो कोरोना वबा के बाद से दोहराए नहीं जा रहे थे। क्योंकि SOPs के तहत नमाजियों के दरमियान समाजी फासला रखना ज़रूरी था और मखसूस तादाद में ही मसाजिद में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही थी। ताहम अब 2 साल बाद दोबारा ये मुबारक सदाएँ मस्जिदुल हराम में गूंज रही हैं। खाना-ए काबा के दरवाज़े सबके लिए खोल दिए गए हैं। समाजी फासले के निशान खाना-ए काबा और मकाम इब्राहीम के गिर्द रुकावटें हटा दी गई हैं। ऐसे में लोगों की बड़ी तादाद ने मुताफ में नमाज फ़जर अदा की। पहले आपको वो सदाएँ और वो मनाजिर दिखाते और हम भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। दुआ है खुदा ताला से कि तमाम तर इंसानियत को कोरोना या इस जैसी मुहलिक वबाओं से दूर रखे और इन 2 सालों में जिनके जितने प्यारे बिछड़ गए, जिनका जितना कारोबारी नुकसान हुआ, अल्लाह ताला वो पूरा करे। आगे बढ़ते हैं। कारोबार की हमने बात की तो मईशत कारोबार, इसको सहारे की उम्मीद से मुताल्लिक़ अब बात करेंगे। कर्ज़ प्रोग्राम की बहाली पर मुज़ाकरात में डेडलॉक ख़त्म नहीं हो सका है। कड़ी शराइत मानने के बावजूद IMF ताहाल गैर मुतमईन है और 500 अरब से ज़्यादा के टैक्स इक़दामात पर पहले ही रोज़ जो है वो जोर दिया जा रहा है। और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन गवर्नर स्टेट बैंक के हमरा न्यूयॉर्क में मौजूद है। उनकी जो गुफ्तगू थी वो भी हमने देखी कि उन्होंने जो गुफ्तगू की। शौकत तरीन का ये कहना है कि IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। MD IMF से मुलाकात काफ़ी मुफीद रही है। पाकिस्तान में मुज़ाकरात नाकाम होने का तासुर दिया जा रहा है जो कि बिल्कुल गलत है। कौम को नाउमीद नहीं होना चाहिए। आलमी मालियाती इदारे डू मोर का मुतालबा करते हैं लेकिन हमें हुदूद में रहना होगा, मेहनत करनी होगी। शराइत, स्पेशली शराइत जो है उस पर अमल करना होगा। उस पर जो हुई है वो भी बताएंगे ना ज़रा। हाँ, तो चलने पर बता देते हैं। फिर हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। इस बार बढ़ाई नहीं है बल्कि आग भड़का दी है। खाने पीने की चीज़ें आवाम की पहुंच से बाहर होने लगी हैं। घी और तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और फ्रूट फल उसका तो सोचना भी अब मुहाल होने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे हैं, मुसाफिर दुहाइयाँ देने लगे हैं। मुल्क भर में अब ऐसे में रैलियाँ होंगी, मार्च होंगे, एहतजाज होगा और अवाम को महंगाई, बेरोज़गारी और मुआशी तबाही के खिलाफ बाहर निकलना होगा। PDM ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान किया है। मौलाना कहते हैं कि आम आदमी की चीखें आसमान छू रही हैं, हुक्मरानों को मजीद मौका नहीं देना चाहिए। तहरीक का ऐलान शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान बाहिमी राबते के बाद किया गया, जबकि महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सरापा एहतजाज होना। हाफिज नईमुल रहमान का ये कहना कि हुकूमत की जानिब से अवाम पर मुसलसल पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं। आटा और चीनी माफिया कौम पर मुसल्लत किया गया है। चोरों पर मुश्तमिल टोला मुल्क को तबाह कर रहा है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत ने कौन कौन सी अशिया के दाम बढ़ा दिए हैं। गरीब आदमी के लिए जीना मजीद कितना मुश्किल हो गया है। प्रोग्राम में हम आगे चलकर इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे क्योंकि इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। कल और परसों के बाद हर कोई ये कहता नज़र आ रहा है कि क्या आप पेट्रोल भरवाना छोड़ दें, क्या आप नहाना छोड़ दें, क्या चीज़ें खरीदना छोड़ दें। बात यह महक कि हम अपने प्रोग्राम की शूट के लिए एक बड़ी दूर अफ्तादा जगह पे थे। वहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ और जैसे ही 12 पे वो आई है सुई और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। हाँ। तो वहाँ जो लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे थे वो लड़ रहे थे वहाँ पे उन पंप स्टेशन के लोगों से और सर्विसमैन से और मालिकान से कि आपने क्या 10 रुपये बढ़ा दिए हैं, ये आपने गलत किया है। उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि इतने बढ़ गए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अब खेल के मैदान का। T20 वर्ल्ड कप के पहले दिन हो गया अपसेट।
स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। 141 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम सिर्फ 134 रन बना सकी। इफ्तिताही मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से हराया। उधर बड़ा स्टेज, बड़ा मुकाबला फाइनल से होगा। फाइनल पाक भारत टीमें 24 अक्टूबर को दुबई में टकराएंगी। हाई वोल्टेज गेम के तमाम टिकट्स बिक चुके हैं। करोड़ों लोग टीवी पर सनसनीखेज मैच देखेंगे, जिनमें हम और आप भी शामिल होंगे। कौमी टीम का दुबई में पहला प्रैक्टिस सेशन भी हो चुका है। रिवायती हरीफ को हराने की हिकमत अमली पर और भी किया गया है। और महक, आज प्रैक्टिस मैच है पाकिस्तान का, वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहला वार्म अप मैच है। तो ये जो मैच है, ये उम्मीद है कि ये जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं ना, एक तरफ बाबर आजम है, एक तरफ विराट है, तो हमारी तो दुआएं जाहिर है पाकिस्तान के साथ। तो लेट्स सी कि ये जो इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है ना, इस मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी। कल कुछ और भी बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। क्या? और वो थी फर्राटे भर्ती गाड़ियां। गवादर में ऑफ रोड जीप रैली। प्रीपेड कैटेगरी में टाइटल इस्लामाबाद के आसिफ फजल चौधरी ने अपने नाम किया। 240 किलोमीटर का ये ट्रैक था। 1 घंटे 24 मिनट में उन्होंने तय किया। खातीन कैटेगरी में तुष्ना असरार ने मैदान मार लिया। और रैली के दौरान तेज रफ्तार जीप फिनिशिंग पॉइंट के करीब हादसे का शिकार भी हुई। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगा। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस भी हुई, जिसने जो कहते हैं ना समा सा बांध दिया और माहौल अलग। मैं तो देख के आ गया, आप भी देख लें। मैं यहाँ पे देख लेती, जरा दिखा देते हैं आप। गवादर जीप रैली और ये मनाजिर थे जो हमने आपको दिखाए। लोगों ने खूब एंजॉय किया। और इसका पूरे तरीके से पूरा सेगमेंट हम आगे चल के दिखाएंगे भी अगले 1-2 दिन में। अब ये हमने यहीं पे टीजर दे दिया। अब जरा आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ की बात करते हैं। हमेशा ऐसा होता है जुम्मे को जब हम अपना प्रोग्राम क्लोज कर रहे होते हैं, हम आपसे कहते हैं कि आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजरे, अपने वीकेंड को प्लान करें। लेकिन आपने तो अच्छा प्लान किया होगा, शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ अच्छा नहीं सोचा था। उम्मीदें भी टूट गई हैं, एतबार भी ख़त्म हो गया, यकीन सब कुछ मट्टी हो गया। मिला तो क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ महंगाई का बोझ मिला। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान थे, ऊपर से हर 15 रोज़ के बाद एक नए इजाफे ने ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल कर दिया है। ये महंगाई सिर्फ मिडिल क्लास को ही नहीं बल्कि अब हर तबके को मुतासर करती नजर आ रही है। आग लग रही है किसको? कीमतों को। पेट्रोल की कीमत को आग लग गई और लपेट में हर चीज़ आ गई। पेट्रोल एक बार फिर से महंगा हुआ तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की तकरीबन तमाम चीज़ें जो हैं उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छूती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसे में क्या गरीब और क्या मिडिल क्लास, सबका जीना दूभर हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में अवाम क्या राय रखते हैं और उनकी ज़िंदगी पर हालिया महंगाई ने क्या असर डाला है, पहले देख लीजिए। हुकूमत ने अक्टूबर में पेट्रोल में 2 मरतबा इजाफा करके इसे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया। कीमत में होश रुबा इजाफे के बाद इस्लामाबाद के शहरी कैसे गुजारा कर रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। भैया, पेट्रोल 1 महीने में दूसरी मरतबा महंगा हो रहा है, तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? हमें तो ये नहीं समझ आ रहा कि हम पेट्रोल डाल लें या सीएनजी डाल लें। कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई इस मुल्क में हो क्या रहा है। सफ़र करना मुश्किल है। पहले 500 के पेट्रोल पे भी गुजारा हो जाता था, अब वही 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं तो गुजारा होता है। जब भी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमत जो है वो इसके साथ मुंसलिक होती है। गुजारा क्या, इतना महंगा हो चुका है, खुद समझ ही नहीं आ रही क्या करें। इमरान खान ने 2018 में एक बात की थी, जिस मुल्क में बिजली और पेट्रोल महंगा होगा उस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म चोर है। बहुत मुश्किल मैनेज कर रहे हैं। पहले जहां हम सफ़र करते थे इस मोटरसाइकिल में, एक दिन हम ट्रैवल करते थे 150-200 में, अभी वही ट्रैवल हमारा 400-500 पे पहुंच चुका है। पहले तो चलो गरीब रो रहा था, अब तो अमीर भी रो रहा है। इस्लामाबाद वाले कहते हैं महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि इससे अमीर और गरीब यकसा मुतासिर हो रहे हैं। महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें आम आदमी की पहुंच से दूर होती चली जा रही हैं, जिनमें घी है, ऑयल है, इनकी कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। और इस हवाले से दुकानदार हजरात का क्या कहना है, आइए चलकर देखते हैं। 1 साल के अंदर ना तकरीबन 4000 की पेटी हो गई है। 1500, 1550, 1600 रेट था 12 किलो का, तो
तो 2500 रुपये रेट बढ़ गया। गाहक तो एक साइड में छोटे, हमारा खाना खराब हो गया है। पेटी लेनी है 4060 रुपए की, पहले तो हम अपने गले में देखेंगे 4060 रुपए हमारे पास हैं। 12 पीस है 105 रुपए हिसाब से 60 रुपए हमें बचते हैं। 400 रुपए किलो शॉपर है। बिजली के रेंट है, मुलाजमों की तनख्वाह, जहाँ खुद बैठे हमारा पेट भी है, बच्चों की फीसें भी हैं। गाहक तो बेचारा परेशान हो जाता रेट सुन के, और हम भी क्या करें, पीछे से महंगा मिलता है और यहाँ पे गाहक कहता सस्ता दें। दिन ब दिन बढ़ती महंगाई की वजह से दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार हजरात का कहना है कि अगर हुकूमत की जानिब से घी और ऑयल की कीमतों को कंट्रोल ना किया गया तो मामला मजीद ख़राब हो सकते हैं। सोई सदरन गैस कंपनी की तरफ से आइंदा पीर तक के लिए पूरे सूबे सिंध के अंदर गैस की फरहमी मुअत्तल कर दी गई है। अगले पीर को ये फरहमी दोबारा बहाल की जाएगी। इसका असर बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा उन छोटे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर पड़ेगा जो रोज़ाना की बुनियाद पे कमाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, जैसे कि रिक्शे वाले, जिन्हें अब गैस के बजाय पेट्रोल के ऊपर अपनी गाड़ियाँ चलानी पड़ेंगी। चलते हैं और देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सिचुएशन के हवाले से क्या महसूस करते हैं। पेट्रोल पे चला है या ना चला, हमारा तो कोई वारे में ही नहीं आ रहा सर। हर चीज़ महंगी है। हम बच्चे वाले कमाने के लिए निकलते, घर से 500-600 रुपये दिहाड़ी मिलती है, वो सारा खाने में चले जाते, तो आगे के खर्चे वो कैसे पूरे हो। ये हम कसम खुदा की 1200 रुपये कमाते थे, अब हम पता है कितने कमा रहे हैं, 700 रुपये। 700 रुपये क्योंकि पैसेंजर के नहीं आपके सामने खड़े हुए, 2 घंटे हो गए इधर खड़े हुए, उनको क्या पता। जी, तो आपने देखा कि हमने एक हफ्ते की इस बंदिश के हवाले से बात की कुछ रिक्शा ड्राइवर से, और उन्होंने बताया, अपनी तशवीश का इजहार किया कि वो इससे किस कदर परेशान है और उनके लिए कितना मुश्किल है इस नई सूरत हाल के अंदर कारोबार करना। जो दिन भी आए महंगाई की नई लहर ही लाए, क्या खाएं क्या पकाएं, जो भी लेने जाएं महंगे दामों ही पाएं। फैसलाबाद में चांदनी जैसी चीनी और आटे पर छाई महंगाई आवाम की मुश्किलात किस कदर बढ़ा रही हैं, आइए उन्हीं से सुनवाते हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, रात को नींद नहीं आती, खुदा की कसम रात को नींद नहीं आती, खून के आंसू रो रही है आवाम। कारोबार करते थे, कारोबार ख़त्म हो गया है। 1 रुपया जो है ना वो हमारे इस अपने पास नहीं कि जो हम खरीद सकें। शाम को जो 500 रुपये आता है, 800 रुपये का घर में खर्चा होता है। जो जिस दिन से ये गवर्नमेंट आई है, इतनी महंगाई की हुई है, इतनी इंसान अफरात-ए-ज़र में गिरा हुआ है जिसकी मिसाल कोई नहीं है। हर चीज़ दिन ब दिन महंगी। इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ना इनके बस की बात है। हकीकत ये है कि इनमें अहलियत भी नहीं है। हुकूमत ने वादे आवाम से कुछ किया और कार कुछ रहे। तो इस वक्त तो हालात वाक़तन जो है ना वो टफ से टफ तर होते जा रहे हैं। एक आम गरीब तबके का जो इंसान है उसको अपने घर के अखराजात को मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल सी बात हो रही है। आवाम की दुहाई, हाय रे महंगाई। फैसलाबाद में चीनी 120 रुपये फ़ी किलो, जबकि आटे की कीमतें 80 से 85 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची हैं। शहरी कहते हैं उनकी आमदन का पहिया तो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, मगर महंगाई के तेज़ चक्कर ने उनको तिगनी का नाच नचा रखा है। एक शेर भी है ना कि सैया तो खूब कमात हैं लेकिन महंगाई डाइन खाए जात है, और महंगाई अब वो डाइन बनती जा रही है कि जिसके आगे क्या गरीब, क्या मिडिल क्लास और क्या अपर मिडिल क्लास, सारे के सारे ही परेशान हैं। इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है आज समाजी कारकुन ज़फ़र अब्बास ने। ज़फ़र भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जब भी आपसे बात होती है तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि फिर महंगाई हो गई, फिर महंगाई हो गई, फिर महंगाई हो गई। हमारे पास बातें करने के लिए ख़त्म हो जाती हैं, आपके पास बातें बताने के लिए ख़त्म हो जाती है, लेकिन महंगाई है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। किस तरफ जाएंगे हम इस तरफ जा रहे हैं कि कल तक लोग इदारे में राशन लेने आते थे, फिर उसके बाद एक वक्त आया कि आपने दुकानों पे टोकन देना शुरू कर दिए कि वहाँ से राशन ले लो। अब ये नौबत आ गई है गलियों और मोहल्लों के बाहर रोडों पे जाकर फ़ोन करना पड़ता है, तो एक सफ़ेद पोश आदमी चुपचाप आता है, चुपके से आपसे 1 थैला 2 थैला राशन लेता है और चला जाता है अंदर। आपको वेट भी करना पड़ता है, बाज़ औक़ात के वो कभी घर में नहीं होता,
नौबत बहुत हसास हो गई है। मैंने अभी परसों भी एक वीडियो बनाई है रात में, मैंने उसमें पूरा बजट बना के दिया है। मैंने उसमें बोला, लोग बोलते हैं बैठ के कि नहीं, जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपये बहुत अच्छा गुजारा कर रहे हैं, बड़ी खुशहाली है, और 25,000 वाला भी बहुत अच्छा गुजारा कर रहा है, रेंट भी निकाल लेता है घर का, बिजली गैस के बिल भी देता है, बच्चों की फीसें भी दे देता है, पैसे बच भी जाते हैं। मुझे हैरत होती है जब वो ये बातें कर रहे होते हैं मीडिया के ऊपर, एक बहुत बड़ा तबका क्लैपिंग कर रहा होता है, वाह वाह कर रहे होते हैं। तो मैंने 50,000 रुपये तनख्वाह कर रख के उसके ऊपर बजट बनाया मैंने कि मैं इसके अंदर, देखिए मैं आपकी नॉलेज में भी डाल रहा हूँ, मैंने ये एक बजट बनाया। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैंने इसमें लिखा कि साबुन साफ़ पानी नहीं पिएगा, मिनरल वाटर। मैंने कहा कॉलेज की फ़ीस नहीं देगा, यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं देगा। उसके अलावा मुर्गी नहीं खाएगा पूरे महीने, अंडे नहीं खाएगा, गाय का गोश्त नहीं खाएगा, बकरे का गोश्त नहीं खाएगा, मछली नहीं खाएगा, फल फ्रूट नहीं खाएगा, मक्खन नहीं खाएगा, केचप जैम वगैरह नहीं खाएगा। आटा तो 30 किलो लगेगा, एक 6 लोगों की फैमिली में माँ बाप हों, मियाँ बीवी हों और उनके 2 बच्चे हों। 2550 रुपये का। दाल चना 2 किलो भी अगर खाएगा पूरे महीने में तो 280 रुपये। दाल माश अगर 2 किलो भी इस्तेमाल करेगा 420 रुपये। चाय की पत्ती अगर 1 किलो भी पूरी फैमिली इस्तेमाल करती है 930। मसाले 500 रुपये का। साबुन की टिकिया सबसे सस्ती वाली, जिसका टीवी में इश्तिहार ना आता हो, तो अगर वो 5 टिकिया भी इस्तेमाल कर लेता है, 6 टिकिया तो 200 रुपये। तेल सस्ता वाला 300 के हिसाब से, हालांकि 300 के हिसाब से नहीं है तेल मार्केट में 380 360, मैंने 300 लिखा है। 7 थैली 2100। चावल इंतहाई सस्ता, टोटा चावल, जिसको टूटा हुआ चावल बोलते हैं, जिसको शायद आप लोग नहीं खाते हो घर में, वो भी अगर पूरे महीने में 7 किलो आता है तो 2100 रुपये, 350 रुपये। चीनी 10 किलो 1100 रुपये। सब्ज़ी 150 रुपये रोज़ाना, 30 दिन 4500। 150 का मतलब है 75 रुपये की सब्ज़ी एक टाइम पर, कि आलू लाओ, टमाटर डाल दो उसमें, खाली मिर्चें, सब धनिया पुदीना जो भी, 75 रुपये। कि अगर सिर्फ टमाटर ही 120 पे चला गया, 400 रुपये पे चला गया, तो बाकी कोई सब्ज़ी तुम इस्तेमाल नहीं करोगे। उसके बाद दूध 95 रुपये लीटर, हालांकि दूध 130 140 150 चल रहा है, मैंने 95 लिखा। रोज़ाना 1.5 लीटर तो 4275 रुपये, ये एक हिसाब हो गया। उसके बाद वो मकान का किराया देगा 15,000 रुपये। उसके बाद बिजली गैस पानी का बिल देगा 8,000। उसके बाद मोटरसाइकिल का पेट्रोल, घर से ऑफिस जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा, सिर्फ घर से ऑफिस जाएगा और वापस आएगा। 6,000 रुपये। 3 बच्चों की स्कूल की फ़ीस 1500 के हिसाब से, मैंने फ़ीस 1500 लगाई है, जबकि अगर मिडिल क्लास के एरिया के भी स्कूल के बच्चों की फ़ीस देखें 5 से 7,000 रुपये है। उसके अलावा जो स्कूल वाले बेवकूफ़ बना के प्राइवेट स्कूल वाले पैसे लेते हैं वो अलग है, वैन के पैसे अलग है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने। 500 रुपये फ़ीस, 1500 रुपये फ़ीस लगाई है। 3 बच्चों की 4500। स्कूल की वैन के पैसे नहीं लगाए, माँ बाप की दवाई के पैसे कोई नहीं लगाए, शुगर ब्लड प्रेशर की दवाई के पैसे नहीं लगाए, बच्चे के पैम्पर के पैसे, बच्चे के दूध के पैसे। कोई मर गया है तो उसकी खबर और उसकी तदफीन, ईद, बकरा ईद, खुशियाँ, ये तमाम चीज़ें। उसके अलावा जो वो अपने कपड़े धोता है घर में, उसका सर्फ जो इस्तेमाल होता है उसके पैसे, वो जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है उसका बिल, कोई पैसा नहीं लगाया। तो ये 50,000 रुपये से ऊपर का बजट है। अब आप मुझे बताएं कि क्या 20,000 तनख्वाह वाले के घर के खर्चे भी ये नहीं है? 15,000 रुपये के रेंट के घर में अमीर आदमी रहता है? PCHS में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में, तारिक रोड में, बहादुराबाद में 15,000 रुपये का बंगला मिलता है रेंट पे? नहीं भाई, औरंगी, कोरंगी, लांडी, शाह फैसल, मलिर, यहाँ मिलते हैं 15,000 रुपये के 2 कमरों के छोटे से घर। उनका बिजली गैस पानी का बिल आता है 9,000 रुपये। नहीं खिला सकते वालिदैन को दवाई, तो कोने से घर के क्लिनिक जो होता है गली कोने पे, वहाँ पे लाल पीली नीली गोलियों वाली 25-30 रुपये की दवाई पे गुजारा करते हैं, चाहे दुनिया की कोई सी भी बीमारी हो। नहीं तो आप मुझे बता दें कहाँ जाएं इलाज कराने। अब लोग करें तो क्या करें? अगर उनके वालिदैन बोलते हैं बेटा हमारी शुगर की दवाई हफ्तों में बढ़ रही हैं, हफ्तों में, महीनों में नहीं, हफ्तों में बढ़ रही हैं दवाइयाँ। वो जो दवाइयाँ 1 साल पहले हुआ करती थी या 2 साल पहले, शुगर और ब्लड प्रेशर की एक मरीज़ की 1700-1800 रुपये की, आज वो 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये की हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कैंसर की या हेपेटाइटिस B-C की दवाइयाँ आ रही हैं। हमने सुना था किसी ज़माने में, आज से 2-3 साल पहले, कि कैंसर की कीमोथेरेपी जो होती थी उसकी एक वैक्सीन आ जाती थी 25-30 हज़ार रुपये की। आज तो एक नॉर्मल शुगर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ अगर सही से वो ले ले तो वो आ रही हैं 6-7 हज़ार रुपये की। तो बात ये है कि मिडिल क्लास आदमी, मैंने गरीब की बात नहीं की है, मुझे नहीं मालूम 20,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी कैसे जिंदा है। वो जो हज़ारों सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, मैं अपने पेज पे, JDC वेलफेयर के पेज पे आप जाएं, हमारे जितने भी तंदूर लगे हुए कराची शहर में या पाकिस्तान में 26-27 जगहों की तस्वीरें डेली डलती हैं। हज़ारों सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए खाना खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? ओ भाई 12-13-14 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला आदमी अगर डेली 100 रुपये का खाना खा लेगा तो 6,000 तो ये गए, उसके 3,000 रुपये, 100 रुपये उसके आने जाने में चले गए, तो वो शख्स तो 6,000 रुपये में जिंदा है। उस 6,000 में उसने अपने घर का राशन भी करना है, घर का किराया भी करना है, कोई मर गया, कोई शादी, कोई ब्याह, तो लोग इतनी मुश्किल में हैं जिसको कोई समझना नहीं चाह रहा है। नहीं तो आप मुझे बताएं, मैंने तो ये वीडियो अपने पेज पे परसों डाली और लिखा भाई 50,000 रुपये में भी आदमी 10,000 रुपये का मकरूज हो रहा है। उसने गलती भी नहीं करनी है गोश्त खरीदने की, ना उस गली से गुजरना है। उसके बच्चे बोले अब्बू गोश्त वाला सालन खाना है, बोलना बेटा आइंदा ऐसी बात मुंह से निकालना नहीं।
उसके बच्चे बोले अब्बू लोग अपने घरों में कबाब खाते हैं, उसका बाप बोले बेटा ऐसी बात कभी गलती से भी नहीं करना। बोले अब्बू चचा के घर चलना है, बोले नहीं बेटा पेट्रोल सिर्फ इतना है, बाइक में यहाँ से ऑफिस जाऊंगा वापस आऊंगा 200 का खत्म, 135 138 रुपये लीटर पेट्रोल है। तो बात ये लोगों के साथ तो जो हो रही है, मुझे हैरत है कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है। ये लोगों के साथ जो हो रहा है, ये टोटा चावल कभी आपके घर में पका है? 60 रुपए वाला टोटा चावल जफर भाई, चम्मच से तोड़ो तो अलग नहीं होता पकने के बाद। जफर भाई बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं और वो लोग ये बोल रहे हैं कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि अभी भी खित्ते में सबसे कम पेट्रोल के दाम हमारे पास हैं। लोग बोल रहे हैं, लोग ये भी बोल रहे हैं कि 200 से ऊपर भी कीमत चली जाए लोग फिर भी वोट हमें ही देंगे। लोग तो ये बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं और लोग हमें वो फ्रांस याद दिला देते हैं कि जहां कहा जाता था कि अगर रोटी महंगी हो गई तो केक खा लो, वहीं उसी तरफ जा रहे हैं हम। तो लोग ये नहीं बताते जब ये बात बोली गई रोटी महंगी हो गई केक खा लो तो उसके बाद क्या हुआ था? वो नहीं हो रहा ना। वो भाई 12,000 रुपए जिनकी तनख्वाह है ना, इसका मतलब है पूरा $100 भी नहीं बन पा रहा। आप कहते हो 16,000 रुपए में पूरा महीना बना लो, यानी $100 से भी कम में। आपको पता है आटा कितने का हो गया 10 किलो? जी नहीं, अब 300-300 रुपए का भाई, कहीं 700 का है, कहीं 750 का है, कहीं 800 का है, कहीं 840 का है। 10 किलो इतने में 20 किलो आ जाता था 1.5 साल पहले तक। भाई कैसी बातें हो रही हैं? 50 रुपए किलो वाली चीनी 120 पे चली गई है। कोई सोच सकता था कि अपने बच्चों को दाल, लंबे पानी वाली दालें घरों में पकेंगी? मिडिल क्लास एक वक्त का खाना छोड़ देगी? मतलब अगर उसकी बेटी की फीस आ जाए सेमेस्टर की कॉलेज की 75,000 रुपए तो वो भीख मांगेगा लोगों से। अगर उसकी वालदा अस्पताल में दाखिल हो गई तो खैराती इदारों के बाहर खड़ा रहेगा मुंह छुपा के कि मेरी माँ की जिंदगी बचा लो। सर बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं बार बार दिखा रहा हूं, एक आम आदमी के घर का बजट है, इसमें मैंने कपड़े धोने वाले साबुन के पैसे नहीं लगाए। पूरे महीने गंदे कपड़े पहनने तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तुमने छोटे बच्चे को दूध नहीं देना लाकर, जो पैदा हुआ बच्चा है। कोई पैम्पर वैम्पर नहीं आएगा, ये अमीरों के शौक हैं। उसके बाद भी बिल पूरा नहीं हो रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा 20,000 रुपए वो तनख्वाह वाला आदमी जिंदा कैसे? ये तो खुदा की शान है कि एक एक घर के बूढ़े जवान बच्चे सब नौकरियां कर रहे हैं। आदमी सुबह एक नौकरी कर रहा है प्राइवेट, शाम में दूसरी नौकरी कर रहा है, रात में तीसरी नौकरी कर रहा है। वो कह रहा है मुझे नहीं मालूम मैं अपनी बहन को कैसे रुखसत करूंगा, माँ ने सारा पैसा मेरी तालीम पे लगा दिया था, कराची में पैदा हुआ इसलिए सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। एक मुश्किल है लोगों के साथ। हम तो खुद परेशान हैं। हम तो, हमारा चूंकि फलाई इदारा है, इतना लोड बढ़ता जा रहा है, समझ से बाहर है। सही है जी, आज इनके यूटिलिटी बिल्स देने हैं, अब इनके बच्चों की फीस देनी है, अब स्कूल वालों ने एडमिशन फीस मांग ली है। बच्चा 5 साल का हो गया, 1.5 लाख रुपए दोगे तो एडमिशन होगा, 45,000 रुपए दोगे तो एडमिशन होगा। तुमने फीस नहीं दी 6 महीने, एडमिशन कैंसिल, नई एडमिशन फीस दो। ये कौन सी माफियाज हैं भाई? दूध माफिया, गोश्त माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, अस्पताल माफिया, स्कूल माफिया। हम क्या माफियाज के हवाले हो गए? जफर भाई, इसमें अगर हम ये कहें ना कि क्या को हटा के अगर हम कह दें कि हम वाकई माफियाज के हवाले हो गए हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ जो है उस पर हम ये देखते हैं कि आए दिन कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन आवाम अब ये सवाल करने के बजाय कि महंगाई बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, अब ये पूछती है कि अब हमें ज़िंदा रहने का हक है, या ये पूछती नज़र आती है कि ये महंगाई के आगे फुल स्टॉप कब लगेगा, या ये पूछती नज़र आती है कि हमें बख्शा कब जाएगा, हमारी गलती ही हमें बता दी जाए। नहीं, लोग हंसते हुए बोलते हैं टीवी के ऊपर, अरे छोड़े महंगाई, ये देखे बाजारों में सारे लोग भरे हुए। हमें नहीं पता कौन लोग हैं भाई। हमने तो आपके सामने ये बजट रख दिया है जिसके अंदर कोई भी लग्जरी चीज़ नहीं है, जिसके अंदर सबसे सस्ती वाली दाल, सबसे सस्ता वाला आटा, सबसे सस्ता वाला दूध। भाई 90 रुपये लीटर कौन सा दूध मिल रहा है? मैंने 90 रुपये लीटर लिखा है इसमें। पानी होगा खाली उसके अंदर, 1 पाव दूध और 3 पाव पानी होगा उसके अंदर, तो वो नहीं पूरा हो पा रहा। होंगे लोग बाजारों में भाई, हो सकता है जो वो सरकारी मुलाजमीन हो जो एक्स्ट्रा कमाते होंगे, हो सकता है वो बिजनेसमैन तबका हो, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो नौकरी पेशा लोग थे, जो प्रोफेसर, टीचर, क्लर्क थे, ऑफिस दफ्तरों में प्राइवेट नौकरियां करते थे, उनके घरों के हालात तो क़यामत मची हुई है भाई। किसी रिश्तेदार के घर से शादी का कार्ड आता है तो दहल जाते हैं कि क्या बहाना क्या ढूंढें कि क्यों नहीं आए, किसको बीमारी हो गई थी, क्या आफत आ गई थी, झूठ क्या बोले। लोग मुसीबत में। नहीं समझिए आपको नहीं मिल रहे ना वजीर, हुक्मरान इस कैटेगरी के मिडिल क्लास, तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं भाई। उनसे बोले अपने नौकरों से पूछ लें कि तुम्हारे घर के हालात क्या हैं, सच बताओ। अगर झूठ बोला नौकरी से निकाल देंगे, हमें खुश नहीं करो, तो वो आपको बताएगा सर 10 तारीख को तनख्वाह खत्म हो जाती है, उसके बाद दुआ करते हैं अल्लाह ताला मौजज़ा कर,
और करता है परवरदिगार आलम मौजज़ा, जैसे तैसे पूरे 30 दिन गुजरते हैं इज्जत के साथ। लोग बहुत मुश्किल में, आप नहीं समझना चाहते, आप मत समझिए भाई। लोगों की तफरी के लिए आपके पास पार्क नहीं है, लोगों के तफरी के लिए आपके पास ग्राउंड नहीं है, प्ले लैंड नहीं है, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां लोग जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी टेंशन निकाल लें। और कैसे निकालेंगे? अगर कहीं जाते हैं आप बोलेंगे लाओ 500 रुपये टिकट का दो, नहीं है उनके पास भाई। अगर किसी के 4 बच्चे हैं वो आपको 500 रुपये टिकट का देंगे? उनके पास कुछ भी नहीं है। परसों मैं एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी के मालिक के साथ बैठा हुआ था। लैपटॉप बनाने वाली कंपनी का मालिक मेरे और आप जैसा तो नहीं होगा ना हमारे जैसे इलाकों में रहता होगा, कितना अमीर आदमी होगा। उस शख्स के अल्फाज थे कि हम भी रो रहे हैं, गरीब भी रो रहा है। मैं हंसने लगा, मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं भाई? उसने कहा आपको नहीं मालूम भाई हम किस हाल में हैं इस वक्त। तो बात यह कि मैं तो अमीरों का रोना रो ही नहीं रहा, मैं तो सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास आदमी का जो हाल हुआ है उसका कौन जिम्मेदार है? आपको अंदाजा नहीं है, जब इनके घरों में यूटिलिटी बिल्स आते हैं ये अपने सर मार रहे होते हैं दीवारों से, ये कहते हैं लालटेन पे आ जाओ, इज्जत तो बचेगी। कितना मांगू लोगों से? नहीं तंग कर रही बीवियां अपने शौहरों को, वो भी समझ गई है मुसीबत चल रही है घरों में, लेकिन बहुत मुश्किल हालात है। आप मुझसे बोले मैं हजारों एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ, एक दिन की हजारों। मैं फिर जफर भाई क्या लिख के भेज रहे? जफर भाई फिर इस पे फिर कहाँ जाके फुल स्टॉप लगेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में एक चीज़ ज़रूर कही थी कि लोग आवाज़ नहीं उठाते। लोग आवाज़, कोई भी किसी भी तहरीक में देख लें तो कोई भी शख्स अपने घर से उठ के आवाज़ नहीं लगाता, उसके लिए एक तवाना तहरीक की ज़रूरत होती है। लेकिन क्यों वो तहरीक नहीं होती? वो क्यों अवामी लोगों में से जो सियासी जमातें उठती हैं वो क्यों आवाज़ नहीं उठाती? जो अपने थे वो कब गैर हुए और कब बताएंगे कि हमने एहतजाज किया तो बिजली के बिल कम हो गए, हमने एहतजाज किया तो फला कम हो गई। कराची में एक वक्त था कि जब जामिया कराची की पॉइंट्स के 1.5 रुपया बढ़ा था किराया, 1.5 रुपया। पूरे जामिया कराची में स्टूडेंट्स यहाँ से लेके सिल्वर जुबली गेट से लेके मस्कन गेट तक एहतजाज किया था, 3 रुपए कम करवाए थे उसके। अब क्या हम मुर्दा हो गए हैं? हमारे अंदर वो तहरीकें खत्म हो गई हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई, आप तहरीकों की बात कर रहे हो ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ तहरीक। अभी आपके प्रोग्राम का लाइव शो करने के बाद हाई कोर्ट जाऊँगा, ये केस है एक अवामी मसले को आई थी, आज 2 साल हो गया है, ये आज की जमा कराना है जवाब। तो ये अभी मैं आपसे ठीक 34 नंबर है मेरा, बोले तो जज का नाम भी बता दूँ किन जज साहब की अदालत में केस लगा हुआ है, जबकि मुझे पूरा भरोसा है अदालत पे। लेकिन एक इदारे के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, तुम आवाम पे जुल्म कर रहे हो, जो उसने मुझ पे केस किए वो अब तक भुगत रहा हूँ। तो आप तंजीमों की जो बात कर रहे हैं, जिस दिन उन सियासी पार्टियों को, उनके वजीरों को, उनके वज़राओं को अंदाज़ा होगा कि इस आवाम पे क्या गुजर रही है, 15 तारीख के बाद ना बेटा बाप से पैसे मांगता है, ना बेटी बाप से मांगती है कि अब्बू तमाम बच्चे क्लास में खाने के पैसे लेकर आते हैं, 20 रुपये हमें भी दे दें, ना बेटी किराया मांगती है कि अब्बू मैं 3 किलोमीटर पैदल चली जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी पैदल कॉलेज से। पता है बाप की जेब में कुछ नहीं है, रात में सुन चुके हैं माँ बाप की बातें, वो सोए नहीं थे कि क्या बात कर रही है माँ के, एक पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं जैसे तैसे गुजारा करो, 15 दिन ही तो रह गए हैं खाली। तो बात ये हालात अच्छे नहीं है, और जिनकी समझ में नहीं आ रहा उन्हीं के लिए तो शीटें बनाई हैं कि 10 बार देख लो भाई, इसमें झूठ कुछ है ही नहीं, हमने लिखा ही नहीं इसके अंदर पिज़्ज़ा, हमने इसमें लिखा ही नहीं जिंगर, हमने बर्गर, हमने इसके अंदर फास्ट फूड, हमने इसके अंदर मंदी, कुछ नहीं लिखा। हमने लिखा रूखी सूखी रोटी पे भी गुजारा है। इसीलिए मैंने अपने हर दस्तरखान के ऊपर कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लिख के लगा दिया है कि जितना खाना घर लेकर जाना है, जितना तुम 25 लोगों का बोलोगे 25 लोगों का खाना देंगे, तुम्हें 50 रोटी भी साथ देंगे, जाओ लेकर खाओ। भाई लोग भूखे मर जाएंगे, ये हो क्या रहा है? जफर भाई यही सवाल तो हमारी आवाम पूछती नजर आ रही कि कसूर क्या है, क्यों भूखा मारा जा रहा है, हो क्या रहा है और कब तक होता रहेगा। लेकिन जैसे हम आवाज़ उठाने की बात करते हैं, अगर आवाज़ उठा भी लेते हैं तो सुनता कोई नहीं है, सुनवाई कहीं नहीं होती। यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दिया जाता है और फिर समरी आती है तो उस पर साइन कर दिए जाते हैं ये कीमतें बढ़ा दो। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। ये एक ऐसा अवामी मसला है जिस पर बात करें उतनी कम है, क्योंकि महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, कहीं फुल स्टॉप नहीं लग रहा, दिन प दिन बढ़ती चली जा रही है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और पल पल बदलते मौसम की हम बात करते हैं। गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, कहीं खुश्क हवाएं हैं और कहीं रात में खुनकी बढ़ जाती है। मुल्क के बालाई इलाके तो यकसर बदल चुके हैं। पिछले कई दिनों से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। वादी नारान की झील सैफुल मलूक हो जाए या झील लुलू सर हो जाए, यहाँ पर बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। जाना है, जम गई हैं, झीलें जम चुकी हैं। आप करा दें मेरी छुट्टी, मैं अभी कभी निकल जाता हूँ। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो मौजूदा हालात हैं उससे इस बार लगता ये है कि सर्दियों का दौरानिया इजाफी रहेगा
और इस तमाम तर तब्दीली पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर माहौलियात और सीनियर जर्नलिस्ट आफिया सलाम साहबा ने। आफिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अक्टूबर में बर्फबारी, सीधा सवाल, क्या सर्दियों का ड्यूरेशन इस बार ज़्यादा रहेगा या फिर जो मौसमी तगय्युरात होते जा रहे हैं, हम मौसम के पैटर्न्स में फ़र्क देखते जा रहे हैं? पहले जून जुलाई में गर्मी थी, वो शिफ्ट होती जा रही है, सर्दियां पहले आ रही हैं और जो बाद में आती थी, तो क्या इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा या फिर इट्स अ शिफ्ट ऑफ द सीजनल पैटर्न्स? जी बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का। और मैं माहिर माहौलियात नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जानने की कोशिश करती रहती हूँ। देखिए, ये एक साइंटिफिक एक अमल है जिसके ज़रिए हम ये इस तरह के जो मफरूज़े होते हैं हमारे जहन में, वो जानते हैं फिर कि ये सही है या नहीं। और मौसमियाती तगय्युर हो रहा है, इसमें आप कोई शक नहीं है। उसमें जिन जगहों पे बारिश जिस मौसम में होती थी उस मौसम के अलावा बारिश हो रही है, और जो बर्फ़बारी है वो भी प्रेसिपिटेशन, जो कि एक अमल है जिसकी वजह से जिसके एक अमल नतीजा बारिश होती है, ये भी उसी प्रोसेस का हिस्सा होता है। सर्दियां बढ़ने के बजाय जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये कि सर्दियों का दौरानिया कम हो रहा है हमारे यहाँ। तो जल्दी सर्दी आना एक अलग चीज़ है और सर्दियों का दौरानिया टोटल अरसा जो है सर्दी का वो कितना होगा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने इसी तरह से जो हमारे बारिशों का मौसम है उसको भी हम देख रहे हैं कि वो भी शिफ्ट हो रहा है। जो पहले खड़ी फसल हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं, मार्च अप्रैल में बारिश आती है, जिसको अब एक नाम देना शुरू कर दिया है प्री मानसून, क्योंकि वो मानसून की बारिश का तो सबको पता था। अब मार्च अप्रैल के अंदर भी बारिशें होनी शुरू हुई हैं जिससे हमारी फसलें तबाह हो रही हैं। तो ये वो तगय्युरात हैं जिसकी स्टडी हो रही है, और जब कोई लंबे अरसे के ऊपर आपको डेटा सामने नज़र आता है तो तब आप उसके ऊपर ये अपनी राय कायम करते हैं कि क्या सर्दियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं या शिफ्ट हो रहा है मौसम में। तो सर्दियों में हमारे जो शुमारी इलाका जाते हैं वहाँ की झीलें हमेशा जम जाती हैं, ये बिल्कुल सही है। सुबह सुबह और शाम के वक्त उनकी कराची जैसे शहर में भी शुरू हो गई है महसूस होनी, जो लोग सुबह उठते हैं उनको मालूम है। लेकिन ये कि ये अक्टूबर है, अक्टूबर का वस्त हो चुका है और इस वक्त ये कमोबेश ऐसा होता है। और अगर हम अपने सामने जो वेदर का डेटा है, क्लाइमेट तो बात की बात है, जो आपका उसमें आप देखें कि पिछले 3-4 सालों में क्या कोई बहुत वाज़ेह फ़र्क आया है, तो अभी इतना वाज़ेह फ़र्क नहीं आया कि हम कहें कि ये बिल्कुल तब्दील हो गया है ना हमारा सर्दियों का पैटर्न। इसको हमें अभी कुछ और साल स्टडी करके फिर हम ये कहेंगे कि जी सर्दियाँ शिफ्ट हो गई हैं या गर्मियाँ बढ़ गई हैं या सर्दियाँ कम हो गई हैं, ये बात तो तय हो चुकी हुई है। लेकिन अभी ये जो हम कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में ही क्यों बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, तो आप अगर 4 रोज़ पहले के 4 या 5 रोज़ पहले का इस्लामाबाद देखें, वहाँ पे टेनिस बॉल के साइज़ के जो जालाबारी हुई है, क्या वो इस मौसम के हिसाब से नॉर्म है? तो वो नहीं है। कल या परसों भी बहुत शदीद वहाँ थंडर स्टॉर्म था। थंडर की जो इंटेंसिटी है और जो आपकी लाइटनिंग स्टॉर्म्स आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। आप अगर साहिली पट्टी पे देखें तो यहाँ पे तूफ़ान जो हैं वो बतदरीज उनकी तादाद भी और उनकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। तो ये तमाम जो है ना चीज़ें मौसमियाती तगय्युर का बायस हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि सर्दी जल्दी शुरू हो रही है तो उसके असरात की तरफ हम फ़ौरन जाएं और उनको समझ के उसके मुताबिक अपने जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनको ढालने की कोशिश करें। जल्दी सर्दी होने का हमारे ज़राई मुल्क में क्या असर होगा हमारे क्रॉप्स के ऊपर, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो हमें चाहिए कि जब यही चीज़ हम लेके एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे कहें जी सर्दी जल्दी शुरू हो रही है, अब आप बताइए कि क्रॉप की अडेप्टेशन क्या होगी, इस पे हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। दूसरा बिल्कुल एक और जो फील्ड है जो फिर से हमारी एक तरह से मईशत का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो टूरिज़्म है। जब सर्दी बढ़ जाती है, जैसे आपने कहा कि शुमाली इलाका जात में बर्फ़ गिर गई है, तो कई ऐसे रास्ते हैं जो कि फिर आप पे काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। तो वहाँ के लोगों की मईशत पे उसका क्या असर होता है, वहाँ पे खुराक की तरसील, वहाँ पे ईंधन की तरसील किस तरह से मुतासिर होती है, और वहाँ की इकॉनमी जब वो टूरिस्ट इन्फ्लक्स नहीं होता तो वो किस तरह से अडेप्ट करती है जल्दी वो रास्ते बंद होने से। अक्टूबर तक, अवाइल नवंबर तक लोग टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे जाते रहते थे, जो एडवेंचर टूरिस्ट हैं
वो तो जब वो बर्फ़ वहाँ गिर जाती है तब भी जाते हैं, लेकिन उसमें भी एक आपका टाइमलाइन होती है कि किस वक्त तक जा सकते हैं, बिल्कुल, जब तक आपके पास वहाँ से वापस आने के रास्ते जो हैं वो आफिया, ये तो आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है। ऑब्वियसली नॉर्दर्न एरियाज़ में वो लोग जो टूरिज़्म से रिलेटेड होते हैं वो ये भी देख के चलते हैं मामलात कि उनकी इतने महीने तक बंद रहनी है, तो उससे पहले वो इतना ज़्यादा कमा लें। बट ये जो शिफ्ट हुआ है इन द वेदर, ये उनको ज़रूर अफेक्ट करेगा। अच्छा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था, बैक आपको याद होगा जो ग्लोबल वार्मिंग पे एक बहुत बड़ी मेजर हुई थी सिटिंग ऑफ ऑल दी हेड्स ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज क्योटो प्रोटोकॉल्स, और उसमें ये बात बताई गई थी कि जो टुंड्रा रीजन है हमारे, वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होते जा रहे हैं, और हमारा जो रीजन है वो आहिस्ता आहिस्ता कितनी बुरी तरीके से अफेक्ट होता जा रहा है। गो के पाकिस्तान का CO2 एमिशन में इतना किरदार भी नहीं है, इतना पार्ट भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज हु इज गोइंग टू बी अफेक्टेड द मोस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप मोस्ट 5 कंट्रीज जो अफेक्ट होने जा रहा है बिकॉज ऑफ द CO2 एमिशंस। एक तो भारत, ऊपर से चाइना। ठीक है जी, तो ऐसे में जब पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी तगय्युरात पे भरपूर काम कर रही है, लोग ग्लेशियर्स पे बड़ी बड़ी चादरें लगा के उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? आप हमारी गवर्नमेंट के स्टेप्स को कैसे देखती हैं? द बिलियन ट्री सुनामी एंड ऑल दैट, क्या हम ग्लोबल वार्मिंग को सही से टैकल कर रहे हैं, या फिर जो 70 साल से होता आ रहा है हम वैसे ही कर रहे हैं, चादर ओढ़ के सो रहे हैं? देखें, वो हमें वो खुद मलामती का रोल नहीं अपनाना चाहिए। जैसे आपने खुद ही कहा कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग के अंदर तो बहुत कम हिस्सा है, लेकिन हम उससे मुतासर होने वाले टॉप 5 ममालिक में से, बल्कि इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई है वल्नरेबिलिटी इंडेक्स की, उसमें हम नंबर 5 पे हैं। तो अब जब हम एमिशंस में हमारा बढ़ाने का इतना कोई हिस्सा नहीं, जाहिर है वो दूसरे ममालिक हैं जिनकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसमें फिर हम अपनी हद तक, और इसमें इक़दाम लिए गए हैं कई, क्योंकि हमारा क्योटो प्रोटोकॉल तो अब पुरानी बात हो गई, हम पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हर मुल्क ने एक कमिटमेंट दी है कि हम इतने फीसद अपनी जो एग्जिस्टिंग एमिशंस हैं उसमें भी कमी लाएंगे। सही, तो अपना हिस्सा हम उसमें डाल रहे हैं मुख्तलिफ इक़दाम के ज़रिए, लेकिन बात यह है कि हमें उससे निपटने के लिए जो इक़दाम करने चाहिए, हमें अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा ज़ोर उस पर देने की ज़रूरत है, और उसमें दुनिया को हमारा साथ देने की ज़रूरत है। तो हमें ये बावर कराना दुनिया के लिए दुनिया पर ज़रूरी है कि हमें वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी हेल्प चाहिए, और ज़ाहिर है माली वसाइल के ज़रिए कि हम उन चीज़ों से अडेप्ट कर सकें जो हमारे ऊपर ये मसाइब और मसाइल हमारे लिए आएंगे, जो कि हमारे अपनी किसी हरकत की वजह से नहीं है। तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। हम हर साल देखते हैं कि आप शिस्पर ग्लेशियर का अभी कुछ ही अर्सा पहले एक वो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग एक सिचुएशन हो गई थी गिलगित की तरफ। चित्राल में आपके पास तकरीबन हर साल जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है उसकी वजह से तबाही आती है। हमारे जो साहिली पट्टी है, जैसे मैंने कहा कि उसमें समंदर की दरअंदाजी भी है, और उसके अलावा समंदरी तूफान बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा आपकी जो डेजर्टिफिकेशन बढ़ रही है कि जिन इलाकों में बारिश नहीं हो रही है और जिस वक्त पे होनी चाहिए नहीं हो रही, तो वहाँ पे आपके खुश्क साली का एक जो फुटप्रिंट है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस सब से हमारे जो लोग हैं, हमारी पॉपुलेशन है, उसको माइग्रेट भी करना पड़ता है, उसको हम क्लाइमेट माइग्रेशन कहते हैं। इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की भी। हम बात करते हैं एमिशंस कंट्रोल की, हमने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी हमारी हुकूमत ने कर दी, हम रैपिड ट्री प्लांटेशन की तरफ भी जा रहे हैं, हम और भी इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ये इन सब के लिए जितने ज़्यादा वसाइल की ज़रूरत है, आलमी सतह पे वो जो एक ग्लोबल पॉट ऑफ मनी है और ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो जिन ममालिक के पास है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेज़ी से जाएं, हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल ख़त्म करें, और हमने कमिटमेंट की भी है कि कब तक हम अपनी तरक्याती अहदाफ को मीट करने के बाद हम ये टेपर ऑफ करेंगे इन तमाम चीज़ों को। तो वो इतना आसान नहीं होगा जब तक हम वो अहदाफ को मीट करने के लिए साथ साथ ट्रांजिशन पे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, उस ट्रांजिशन के लिए बहुत वसाइल चाहिए, और वो वसाइल हमारे अपने अभी अंदरूनी रिसोर्सेज नहीं हैं। तो दुनिया अगर ये चाहती है
कि हमारे जैसे ममालिक बगैर तरक्की किए वो तमाम इकदाम लें जिनको वो कहते हैं कि आप एमिशंस कट करें, तो ये एक नाइंसाफ़ी की बात है। ग्लोबल साउथ में सिर्फ हम नहीं, हमारे जैसे तमाम ममालिक जो हैं, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव वगैरह, इन सब से एक डिमांड की जा रही है कट्स की। लेकिन डिमांड करने वाले ममालिक अपना हिस्सा देखें कि उनका ग्लोबल वार्मिंग में क्या हिस्सा है। जब तक वो बहुत ज्यादा रेडिकल किस्म के इकदाम नहीं करेंगे, जाहिर है तब तक जिन ममालिक से डिमांड की जा रही है आफिया साहिबा, वो किस तरह से इकदाम करें। बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और जो माहौल बनता जा रहा है, बदलता जा रहा है, उसमें इकदाम वक्त के साथ साथ करना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपडेट रहें और बाकी ममालिक को कम्पीट कर सकें और साथ अपने ममालिक की सयाहत को महफूज बना सके। अब आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद मजीद बातें हैं आपसे करने के लिए, तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर का रुख करते हैं, जहां फरोख्त होने वाली मछली ज़्यादातर दरिया या समंदर की नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ फ़िश फार्मर्स की तैयार करदा होती है। और इन मछलियों की अफजाइश के इब्तदाई मरहले का काम महकमा फ़िशरीज़ का सरकारी फार्म पर होता है। और ये काम किस तरह होता है और किस किस तरह से इन मछलियों को फीड किया जाता है, क्या खाती हैं, इनकी देखभाल किस तरह से होती है, शाहीन मिशाल अपनी रिपोर्ट में हमें बताएंगी। मछली शौक से तो सब खाते हैं, मगर इसकी अफजाइश कैसे की जाती है, खुराक का ख्याल कैसे रखा जाता है, आइए आपको माही परवरी सिखाते भी हैं और दिखाते भी हैं। मनावा फिशरीज के हरे रंग के पानी से भरे तालाब, जहां मछली के बच्चों की हो रही है देखभाल। 21 तालाबों में तिलापिया, मोरी, सिल्वर ग्रास और रहू का 7 लाख बच्चा तैयार हो चुका है। इंतजामिया के मुताबिक बच्चा मछली की अफजाइश के लिए मार्च से लेकर नवंबर तक का महीना और 22 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बेहतरीन है। जून जुलाई में जो है वो बच्चा लेके अपना स्टॉक कर ले, ताकि दिसंबर में जब आप मछली निकालें तो वहाँ पे वो जो बच्चा होगा वो आप बड़े पॉन्ड में जो है वो शिफ्टिंग कर लेंगे। दूसरा, जो नर्सिंग शुदा बच्चा होता है जो हम नर्सरी में रख के दोबारा शिफ्ट करते हैं, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो मेरी फिश फार्मरों को यही मशवरा है कि आप जो है जब फिश फार्म बनाने लगे तो साथ में नर्सरी फार्म भी बनाएं। इन बच्चा मछलियों को दिन में 2 बार खास खुराक दी जाती है और पानी में यूरिया भी मिक्स किया जाता है ताकि पानी से भी मछलियों को खुराक मिलती रहे। दिन में 2 दफा फीड डालते हैं, एक सुबह डालते हैं 9 बजे तकरीबन, उसके बाद दोपहर में 2 डालते हैं 2 बजे के करीब। पानी का रंग जो सब्ज आ रहा है, इसमें हम फर्टिलाइजर वगैरह इस्तेमाल करके जू प्लैंकटन वगैरह, रोटीफर वगैरह पैदा करते हैं ताकि वो मछली जो है कुदरती फीड भी उसमें ले सके। मछली के इन बच्चों का साइज 1.5 और 4 इंच का होता है, जिन्हें प्राइवेट फिश फार्मर्स को बेचा जाता है, जो 1 एकड़ से 1500 किलो तक की मछली हासिल कर लेते हैं। ये इदारा 1 साल में तैयार हुई ताज़ा मछली भी फरोख्त करता है। अगर आप ताज़ा मछली खाना चाहते हैं तो उसकी पहचान ये है कि मछली का जिस्म चमकदार होता है, उसे बदबू नहीं आती और अगर उसके जिस्म पर उंगली से दबाव डाला जाए तो जिस्म पर घड़ा नहीं पड़ता। महकमा फिशरीज के ज़ेरे इंतजाम पंजाब के हर जिले में एक फार्म मौजूद है, जहां पर रवां सीजन में अब तक 62 लाख छोटी मछलियों की पैदावार हो चुकी है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हाजिर होंगे तो आपको बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करनी है आपसे। एक ट्रॉफी, 16 दावेदार, T20 की आलमी जंग छिड़ गई और क्या ही जंग छिड़ी है। 5 बरस बाद ICC वर्ल्ड T20 का आगाज ओमान में हो गया। ये टूर्नामेंट वैसे तो भारत में शेड्यूल्ड था, ताहम कोरोना वायरस की तबाहकारियों के बायस वो मेज़बानी अब ओमान और UAE में हो रही है। दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट को इस टूर्नामेंट का बेचैनी से इंतजार था। मुख्तसर फॉर्मेट, चौके छक्कों की बारिश, स्लो पिचेस, हार्ड हिटर्स की राह की रुकावट क्या बन सकती हैं और क्या स्पिनर्स कंडीशन से भरपूर अंदाज में फ़ायदा उठाने के लिए पुरएतमाद हैं और क्या फास्ट बॉलर्स को हरीफ साइड्स पर रौब जमाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये तो हमने थोड़ा सा कल देख भी लिया, थोड़ी सी झलक देख भी ली इसकी। इब्तिदाई रोज़ पहले मैच में मेज़बान ओमान ने पपुआ न्यू गिनी को हराया और स्कॉटलैंड ने किया अपसेट।
और बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 6 रन से शिकस्त दे दी। 141 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 134 रन बना सकी। अब 17 से 22 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस मरहले से 4 टीम्स दीगर टॉप 8 टीम्स को सुपर 12 में ज्वाइन करेंगी और सुपर 12 मार्का 23 अक्टूबर से शुरू होगा। लेकिन सबकी नजरें हैं किस पे? 24 अक्टूबर पे, बड़े मार्के पे, पाक भारत टाकरे पे। 24 अक्टूबर को रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें होंगी आमने सामने। बिल्कुल, और दोनों तरफ से पेशगोइयां की जा रही हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कहीं कप्तान बाबर आजम और रिजवान अहमद की जोड़ी को हरीफों के लिए मुश्किल करार दिया जा रहा है, तो कहीं भारतीय बैटिंग लाइन के चर्चे हो रहे हैं। बाबर 11 में हसन अली, फखर जमान, शोएब मलिक और मोहम्मद रिजवान जैसे सुपर स्टार्स मौजूद हैं। कौमी टीम भारत को हराकर तारीख बदलने को तैयार है और इसके लिए बड़ी बेचैनी से इंतजार किया जा रहा है 24 तारीख का। सो लेट्स सी कि क्या होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब ने। मिर्जा भाई बेहद शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हम बात करेंगे, क्योंकि जोड़ी से मुतालिक बहुत चर्चे भी हो रहे हैं, बातें भी हो रही हैं, जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है। क्या समझ रहे हैं, मुखालिफ बॉलर्स के लिए मुश्किल होगी, मुश्किल पैदा कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया महक, आपको भी और फैसल को भी, दोनों को सुबह बखैर। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भारतीय शायकीन क्रिकेट, भारतीय मीडिया के सरों पर सवार हैं। आप देखें कि अभी जो भारत ने एक ऐड बनाया है, उस ऐड में मोबाइल पे पाकिस्तानी एक कैरेक्टर है, वो तस्वीरें दिखा रहा है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारतीय जो है वो खासे खौफजदा है। अब डिपेंड करता है कि प्रेशर को ये किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि आप भारत की बॉलिंग को हल्का ना समझें। जसप्रीत बुमराह है, उसके अलावा वो शार्दुल ठाकुर को लेकर आए हैं, भुवनेश्वर कुमार है, और फिर उनके पास 2 तजुर्बाकार स्पिनर्स हैं जो कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन की सूरत में हैं, जो बैटिंग भी कर लेते हैं, और उनके लेग स्पिनर जो हैं वरुण चक्रवर्ती, जबकि चहल को भी वो लेकर आए हैं। तो उनकी टीम जो है वो बड़ी तगड़ी है। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो गुज़िश्ता 1-1.5 बरस से पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी साबित हुए, जब भी कहीं मैच होता है इन दोनों की पार्टनरशिप, इन दोनों की बैटिंग पाकिस्तान के लिए हमेशा से अच्छी रही है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट पेयर है बैटिंग का, और भारत की नज़रें, भारत ने स्ट्रैटेजी भी इसी तरीके से बनाई होगी। आप देखें ना, रवि शास्त्री जा रहे हैं, उनके जो हेड कोच हैं, तो लेकिन रवि शास्त्री के साथ साथ राहुल द्रविड़ ने, जो अगले कोच बनने वाले हैं, उन्होंने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। महेंद्र सिंह धोनी भी मेंटोर की हैसियत से टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मुकाबला बड़ा कांटे का होगा फैसल। अच्छा, ये जितने भी स्पिनर्स की आपने बात की है, युजवेंद्र चहल हो गए, रविचंद्र अश्विन हो गए, उनको स्पिनर्स को कहते हैं ना मिर्ज़ा भाई के चलाने वाला पीछे से वो कप्तान या कीपर होता है। महेंद्र सिंह धोनी जब तक बिहाइंड द स्टंप्स थे, वो जिस तरीके से इनको चलाते थे और क्या उनकी पपेट्री होती थी ज़बरदस्त। ऐसा लगता था स्पिनर्स की जो स्ट्रिंग्स हैं वो उनकी उंगलियों में टाइट हैं और वो इस तरह नचाते हैं जिस तरह स्पिनर उसी गेंद उसी तरह कराता है, वहीं पे गेंद फेंकता है। क्या उनके स्टंप्स के पीछे ना होने से फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली वो टीम मेंटोर तो हैं, टीम के साथ हैं, बट क्या फ़र्क पड़ेगा? एक तो चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, बॉलिंग की हमने बहुत ज़्यादा बात की है, भारत के मिडिल ऑर्डर पे अभी हम इतना बात नहीं कर रहे हैं। तो पहले बॉलिंग का मुझे बताइएगा, दिस धोनी फैक्टर, क्या कोहली उस तरीके से इन स्पिनर्स को लीड कर सकेंगे? क्योंकि धोनी के बाद हमने देखा कि कोहली की उतनी कमांड नहीं है इन स्पिनर्स पे। और दूसरा, द इंडियन मिडिल ऑर्डर, इस पर ज़रा बताइए। बिल्कुल आपने सही कहा कि कोहली उस तरह की तो कप्तानी नहीं करते जिस तरह की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करते थे। लेकिन ये कि जो उनके विकेट कीपर है ऋषभ पंत, वो भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन हैं और बड़े आउटस्पोकन टाइप के विकेट कीपर हैं। वो हौसला अफजाई करते रहते हैं स्टंप्स के पीछे से। अगरचे वो महेंद्र सिंह धोनी की कमी तो नहीं पूरी कर सकेंगे, लेकिन फैसल मैच के आगाज से कबल जो स्ट्रैटेजी प्लान होगी, उस स्ट्रैटेजी में यकीनन धोनी, राहुल द्रविड़ और उसके अलावा रवि शास्त्री, 3 बड़े दिमाग, तीनों भारत की कप्तानी कर चुके हैं। तो ये तीनों बड़ा वाइटल रोल प्ले करेंगे। मेरे ख्याल में भारतीय टीम के इन स्पिनर्स को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके रविचंद्रन अश्विन जो है वो 4 साल 4 महीने के बाद वाइट बॉल की क्रिकेट में वापस आए हैं इस इम्पॉर्टेंट इवेंट के लिए। और इसी तरीके से रविंद्र जडेजा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो भी बड़े तजुर्बाकार हैं। तो इनको बताने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, ये खुद बड़े समझदार हैं। जहां तक बात है भारत के मिडिल ऑर्डर की, आपने बिल्कुल सही कहा
कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा अगर हम भारत के मिडिल ऑर्डर पर नजर डालें, KR राहुल जो है वो इस टीम में, सूर्या कुमार यादव इस टीम में, उसके अलावा आप देखें ऑलराउंडर ज्यादा हैं। ऋषभ पंत जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जितवाया था वो टीम में, रविंद्र जडेजा हैं, तो उनकी थोड़ी सी बैटिंग, आपने सही निशानदेही की फैसल, थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर बैटिंग वल्नरेबल नजर आती है। जिस तरह हम बाबर और रिजवान पर इन्हिसार करते इस तरह वो इन्हिसार करेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली पर। रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी जो IPL के मैचेस हुए उनमें इतने ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आए। अगर आप देखें तो एक की 4 निस्फ सेंचुरियां, एक की 1 निस्फ सेंचुरी, और एवरेज भी कुछ इतना ज्यादा नहीं, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा नहीं। लेकिन बड़ा टूर्नामेंट जो मेगा इवेंट होता है उसमें ये जरूर उम्मीद यही है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। हेड टू हेड अगर देखें, ऑब्वियसली आपने जसप्रीत बुमराह इस वक्त टॉप पे जा रहे हैं, इसके अलावा भी उनके स्पिनर्स जो हैं वो बड़ा, और ख़ास तौर पे जो स्लो विकटें हैं उस पर उनके स्पिनर्स जो है वो क्या जाल बुनते हैं, तो वह बताएगा। लेट्स कंपेयर देयर मिडिल ऑर्डर्स विद आर्स। हमारा मिडिल ऑर्डर जो चेंजेस हुई हैं, कितनी ज़्यादा आपको लगता है कि स्ट्रांग हुई है पाकिस्तानी टीम अपने मिडिल ऑर्डर के आने से? देखिए, हमारे मिडिल ऑर्डर में फैसल 2 तजुर्बाकार खिलाड़ी तो हैं, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़, लेकिन वो दोनों काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए नहीं खेले। हफीज़ तो वहाँ खेले थे लेकिन वो नाकाम रहे थे वेस्ट इंडीज़ में। शोएब मलिक और हफीज़ पर बहुत डिपेंड करता है। और फिर उसके अलावा अब देखते हैं ये फैसले कि 1 डाउन पर हम किसे आजमाते हैं, क्या फ़खर जमान, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हमारे पास कोई नहीं है, नीचे डाउन द ऑर्डर आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो बैट्समैन नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने मिडिल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करते हैं। आया फ़खर जमान 1 डाउन आते हैं या हैदर अली को इनिंग्स के बाद 1 डाउन पोजीशन पर भेजते हैं, क्योंकि हैदर अली बेसिकली एक ओपनर है लेकिन उनको अब मिडिल ऑर्डर में लिया जा रहा है। क्या आसिफ अली या हैदर अली में से एक की जगह बनेगी? तो अगर आप देखें, बाबर आजम और रिजवान के बाद शोएब मलिक और हफीज तो यकीनी खेलेंगे, फिर फ़खर जमान 5, फिर छठे पे देखते हैं हम छठे पे कौन आता है। आसिफ अली आते हैं और फिर 7वें पे शादाब खान जो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये हमारा मिडिल ऑर्डर होगा, लेकिन बहुत कुछ इन्हिसार होगा हमारे टॉप ऑर्डर यानी ओपनर्स पर। ये फ़खर जमान की आपने जो बात की है, क्या ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं? बिकॉज फ़खर, बाकी बैट्समैन अगर देखें उनकी अगर पोजीशन हिलाई जाए तो हिल जाते हैं, उनसे इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन फ़खर ने लेटली ये साबित किया है कि अगर वो तीसरे चौथे नंबर पे भी आएँ तो भी वो उतनी ही फ्लेयर के साथ खेल सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। साउथ अफ्रीका में हमने देखा था कि उन्होंने क्या हशर किया था साउथ अफ्रीकन्स का। तो आपको लगता है कि फ़खर की जो ये उन्होंने अडेप्ट किया है, एडजस्ट किया है, क्या ये उनके लिए और पाकिस्तान के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है? देखिए, फ़खर जो थे वो पाकिस्तानी टीम से बाहर हो गए थे, इस वर्ल्ड कप की भी 15 रुकनी टीम में शामिल नहीं थे, ट्रैवलिंग रिजर्व में शामिल थे, फिर आखिरी लम्हे पर उन्हें टीम में शामिल किया गया। उनका तजुर्बा भी है, एक नफ्सियाती बरतरी भी है। फ़खर जमान की पाकिस्तानी टीम में मौजूदगी आपको याद होगा 18 जून 2017 को ओवल लंदन के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में जो फ़खर जमान ने सेंचुरी बनाई थी, वो मुद्दत तो याद रखी जाएगी। तो मेरे ख्याल में, और वो पावर प्ले का भी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में या तो उन्हें 1 डाउन पोजीशन पर लाना चाहिए ताकि एक लेफ्ट हैंडेड एक राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन बन जाए अगर रिजवान या बाबर आउट हो जाते हैं। और मिर्जा भाई, बेहद शुक्रिया, आप मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको मिलवाएंगे कराची की एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जिसने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं मिलती है, और कोई भी मुश्किल हो अगर आप उसका सामना हिम्मत, हौसले और नेक इरादे से करते हैं तो जीत आपका मुकद्दर बन जाती है। गुलिस्तान जौहर की रिहायशी खातून ने अपने बच्चों की तालीम और घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए सड़क किनारे लस्सी फरोख्त करना शुरू कर दी। सलमा जुबैर की सड़क पर मेहनत के पीछे कहानी क्या है, उनके हालात क्या है, मेरे को एंकर गए, उनसे बात की, क्या बातचीत हुई, आपको दिखाते हैं। जिंदगी मुश्किलात का नाम है, और कभी कभी ये मुश्किलात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि इंसान अल्लाह से शिकवा करने लगता है कि ए खुदा मैं ही क्यों। लेकिन ज़रीना अम्मा जैसे लोग अल्लाह से शिकवा करने के बजाय मेहनत में अज़मत को ही सब कुछ मानते हैं। ज़रीना अम्मा हमारे साथ मौजूद। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हैं आप? ठीक है, ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
अम्मा, बहुत अरसे से मैं देख रहा था, मैं जब भी यहाँ से जाता था आप यहाँ पे लस्सी अपना बना रही होती थी और लोगों को पिला रही होती थी। अम्मा, क्या ऐसा हुआ कि आपको घर से निकलना पड़ा और आप ये काम कर रहे हैं? बेटा, पहली बात तो ये है, मेरे शौहर का डेथ हो गई है, इंतकाल हो गया है, और मेरी 3 बेटियाँ हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि मांगने से वो अच्छा है कि मैं अपनी कोई मेहनत कर लूँ। बस ऐसे सोचते सोचते हिम्मत करी तो अपना लस्सी लगा ली मैंने। अच्छा। बस तो अब शुरू कर दी लस्सी। ये शुक्र है अल्लाह का जो नसीब में मिल रहा है। अम्मा, शौहर का इंतकाल कब हुआ आपका और किन हालात में हुआ, क्या करते थे वो? मेरे शौहर सऊदीया में रहते थे, तो इधर पाकिस्तान में आए थे तो उनका अटैक हो गया था उनको। तो वो सऊदीया में क्या करते थे? सऊदीया में जॉब करते थे, अच्छी खासी माशाल्लाह जॉब थी उनकी, अच्छा खासा कारोबार था। तो उनको जाना था इस दुनिया से, वो चले गए। हमारे हालात भी थोड़े थोड़े बिगड़ते एकदम ही बिगड़ गए। अब मेरा किराए का घर है, मेरा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरी बच्चियों का साथ है, ना मेरी बच्चियों की पढ़ाई हो रही है, ना मैं कुछ कर रही हूँ। अच्छा अम्मा, जिस वक्त आपके ये हालात हुए तो जो ख़ानदान वाले होते हैं वो आ जाते हैं मदद करने, कोई भी नहीं आया? नहीं, मेरा बच्चा अल्लाह खैर करे, मेरे पास कोई भी नहीं आया। किसी ने भी नहीं कहा कि तू भाई हम तेरी मदद करते हैं। जब मैंने किसी से कहा हो कि मेरी तुम मदद कर दो, मैंने भी नहीं अच्छा समझा कि मैं इनको कहूँ कि मेरी कुछ मदद कर दो। अगला इनकार कर दे तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपने कहा कि 16,000 रुपये तो आपका सिर्फ घर का किराया है और 4 बंदे हों एक घर में तो बिल भी आता होगा और खाने पीने के मामलात ये वो सारा खर्चा क्या ये निकाल देता है? मैं इतना निकालता तो नहीं है, मगर जो किराए मालिक मकान है मेरे साथ मतलब रियायत करता है, वो कुरंगी में रहते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं अम्मा, जो तुम्हारे पास हो सके तुम दे दिया करो, फिर देगा जब तुम्हारे हालात सही हो जाएं तो तब दे देना। मैं कहती चलो ठीक है मेरा बच्चा, जो भी है मेरे अल्लाह के हाथ में, मगर हिम्मत नहीं आ रही, मुश्किल बहुत है। रोड पे खड़ा होना, मतलब एक एज है मेरी 56-57 साल मेरी एज है, तो उससे मेरा बहुत ही मुश्किल से वो होता है, फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। अल्लाह पे शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा मालिक मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों को पेट रोजी बना के बच्चों को खिला सकूं। आते जाते लोग देखते हैं तो क्या कमेंट देते हैं, क्या कहते हैं? आते जाते जो लोग यही कहते हैं कि बहुत अच्छा कर रही हो, मेहनत कर रही हो, हिम्मत करो और हिम्मत से काम लो। कितने वाले गिलास देती? बेटा मैं 20 रुपए का भी गिलास देती हूँ, 30 रुपए का भी गिलास देती हूँ। दुआ यही है कि अल्लाह ताला ज़रीना अम्मा जैसी हिम्मत सबको दे और ज़रीना अम्मा की जो मुश्किलात है वो इनकी मेहनत के सदके इनके हल करे और इनके जो बच्चे हैं उनके सदके ये इनकी तमाम तर परेशानियाँ हल करें। आगे बढ़ते हैं। कराची से गवादर तक पहली बार बोट रैली के इनेकाद की तैयारियां इस वक्त जारी हैं। ये रैली कितनी तावील है और इसमें कितने बोटर्स जो हैं वो शिरकत करें, कौन कौन अपनी जो है सलाहियतों का लोहा मनवाएगा, हुज़ैफा खान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कराची के समंदर में आपने मुख्तलिफ सेलिंग चैम्पियनशिप तो ज़रूर देखी होगी, लेकिन एक मुनफरिद तर्ज का एक मुकाबला होने जा रहा है जिसको कहते हैं बोट रेस। और ये जो है तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला होगा जो PF यार्ड क्लब से जाएगा और आपके गवादर तक ये मुकाबला जारी होगा, जिसमें तकरीबन 20 से करीब स्पीड बोट जो है वो हिस्सा लेंगी। हमारे साथ अहमद मामूर साहब मौजूद हैं जो रूह रवां हैं इस इवेंट के और ये ख़ुद भी एक बोट को चलाते हैं, बोट राइड करते हैं। सर, किस तरह ये कॉन्सेप्ट आया, क्या क्या दिखाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं आप, एक नया तजुर्बा? बहुत एनर्जी और बहुत जज्बे के साथ हम ये इवेंट नेवी के कोलैबोरेशन से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और हम आपको लेके जाएंगे समुंदर के उस पार जहाँ पर मछलियाँ छलांगे लगाती हैं, खुश रहती हैं, यहाँ से लेके गवादर तक। ये पाकिस्तान की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली है। आई रिपीट, दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली है जो कि 650 किलोमीटर की लेंथ की है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी बोट रैली है, तो हम जाएंगे अभी इसी बोट के अंदर और देखेंगे कि किस तरह का रास्ता है और क्या क्या इस बोट रैली में शामिल होने वाला है। इवेंट कब से शुरू होगा, कितने बोटर्स इसमें हिस्सा लेंगे और किस किस तरह की तैयारियाँ, ये भी दिखाएंगे। पहले बोट में चलते हैं और रास्ता देखते हैं कि किस तरीके का है। आपने ब्रेक डाउन किस तरीके से किया है? 20 बोट्स यहाँ से निकलेंगी तो किस किस स्टॉप्स पे आप रुकेंगे, वहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने रखी हैं और मकसद क्या है आपका बेसिकली?
हम यहाँ से चलेंगे कराची से होते हुए सी व्यू हॉक्स बे, खुदा हाफिज़ कहते हुए हम चरना आइलैंड पहुँचेंगे। चरना आइलैंड के आसपास हम एक्सप्लोर करेंगे चरना आइलैंड को, उसके नीचे डाइव करेंगे, नीचे बहुत सारी कोरल रीफ्स हैं उसको डिस्कवर करेंगे। फिर ऑल द वे हम लोग जाएंगे उड़मारा हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा। नेवी हमें रास्ता पूरा गाइड कर रही होगी। उड़मारा की जो नेवी की जेटी है वहाँ पर हम लोग फ्यूलिंग करेंगे अपनी पूरी। उसके बाद हम लोग उसी दिन हम जो है अस्तोला आइलैंड के लिए चले जाएंगे। वहाँ से हम निकलेंगे, फिर जाएंगे गवादर में हमारा 2 दिन का स्टे है। वहाँ से फिर जीवनी तक जाएंगे। जब वापस आएंगे तो हमारे पास वहाँ के जो कमांडर हैं, हमारा टूर्नामेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएगा, फ़िशिंग टूर्नामेंट। अच्छा, मुझे बताइएगा क्योंकि 20 बोट जा रही हैं और ये इन बोट्स की कीमत क्या है, कितना फ्यूल का खर्चा आ रहा है, क्योंकि एक महंगा शौक है, हर कोई नहीं कर सकता। तो आप अपने बलबूते पे कर रहे हैं या कोई स्पॉन्सर्स आपके साथ शामिल हुए, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। देखिए, अभी तक तो अनफॉर्चुनेट हमें कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला। जहाँ तक बोट की बात आई, ये बोट कोई 1 करोड़ से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक की बोटें हैं। इतने तक की तो आजकल गाड़ियाँ आ रही हैं। जहाँ तक बात रही फ्यूल की, हाँ, फ्यूल इसका कंजम्पशन ज़्यादा होती है। हमारा जो फ्यूल का ख़र्चा आएगा वो पर बोट का कोई 5-6 लाख रुपए का फ्यूल का ख़र्चा आएगा। अच्छा, बोट टूर हम आपको करवाने जा रहे हैं। ये वो बोट्स हैं जो इस रैली में हिस्सा लेंगी। ये इसका जो है वो पिछला हिस्सा है और ये दाखिली रास्ता है जहाँ से आप बोट के अंदर जाते हैं। तो आपको दिखाते जाते हैं कि इस बोट के अंदर कौन कौन सी आसाइशें मौजूद हैं। जब आप अंदर आते हैं तो सामने आप देख सकते हैं कि ये वो जगह है जहाँ से बोट को कंट्रोल किया जाता है। बोटर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर म्यूज़िक की सहूलत मौजूद है, ACs लगे हुए हैं। ये LED रखी हुई है कि आप साथ साथ, क्योंकि 5 दिनों 4 रातों का सफ़र है, तो महसूस होते रहे। नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस बोट के अंदर और क्या सहूलियात मौजूद हैं। अच्छा, जब बेसमेंट में आप इस बोट की आते हैं तो आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बोट है, बल्कि एक छोटे अपार्टमेंट का मंजर जो है ये पेश कर रही है, जिसमें एक और वंस अगेन एक LED लगाई गई है ताकि जो लोग अगर क्रू मेंबर साथ हैं तो वो यहाँ बैठ के महसूस हो सकें। यहाँ कुछ बैठने की जगह है, चार्जिंग पोर्ट्स मौजूद हैं, वॉशरूम इसके अंदर मौजूद है और ये है किचन जी, क्योंकि आपने सफ़र लंबा करना है तो किचन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टोव मौजूद है और तमाम तर सहूलियात मौजूद है जिससे आप बेसिक चीज़ें बना सकते हैं खाने पीने की। सर्वाइवल के लिए एक ओवन भी इसमें मौजूद है, कप्स वगैरह भी रखे हुए हैं। आते जाएँ, आपको और भी मज़ीद चीज़ें इसके अंदर दिखाते हैं। चूँकि क्रू मेंबर ज़्यादा होते हैं और 5-6 बंदों की टीम होती है, तो एक छोटी सी इन्होंने नैरो जगह निकाली हुई है जिसके बाद आप अंदर जा सकते हैं और आप आराम भी कर सकते हैं। आप मेरे साथ साथ आ जाएँ आराम करने के लिए। ये इधर आए, ये एक पूरी जगह इन्होंने बनाई है जहाँ पे 3 से 4 लोग सो सकते हैं। इस जगह पे एक बंदा जो है वो आराम कर सकता है। इस रैली के इनेकाद का मकसद दुनिया को पाकिस्तान की खूबसूरती दिखाना है। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। वो 8 दिन की रैली है, पता नहीं हुज़ैफा 8 दिन के लिए निकल ही ना गए होंगे। आप नहीं जा रहे? नहीं, मैं जहाँ होकर आया हूँ वो हम अगले 2 दिन में बताएंगे अपने लोगों को, क्योंकि वैसे को बड़ा शौक है ना इस। और जहाँ मैं गया हूँ वहाँ मैंने मौसम को बदलते देखा है। लेकिन सिर्फ मौसम नहीं बदल रहा, अब पंजाब भी बदल रहा है। हर गुजरते रोज़ के साथ तरक्की कर रहा है। तालीम का मैदान हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, रोज़ बरोज़ जिद्दत आ रही है। सूबाई हुकूमत स्कॉलरशिप दे रही है और खुसूसी ऐलानात भी हो रहे हैं, नए प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। हालिया इक़दामात से यूँ लग रहा है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का मिशन है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हाल ही में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप 1 अरब रुपए तक बढ़ाने का ऐलान भी किया है। सूबे में 12 रबीउल अव्वल तक अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन भी मनाया जा रहा है, जबकि सरमायाकारी के फ़रोग के लिए वज़ीर आला हाउस में स्पेशल इन्वेस्टमेंट सेल कायम किया गया है। इस समय दीगर मामला जो हैं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुआवनी खुसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब हसन खावर साहब ने। हसन साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट जो फैसिलिटेशन सेल है, ये सरमायाकारी के फ़रोग में क्या किरदार अदा करेगा, क्योंकि बड़ी नई चीज़ है और पंजाब में स्पेशली हमने ये पहली दफ़ा चीज़ सुनी और देखी है। देखिए, बात यह है कि जब भी बैरून मुल्क से कोई इन्वेस्टर किसी मुल्क में इन्वेस्ट करने आता है तो उसको तरह तरह की सरकारी एजेंसियों का सामना करना पड़ता है। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे इन मुश्किलात में बहुत इजाफा होता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेपिज़म होती है। तो ये जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब के नीचे ये सेल बना है, इस सेल का ये काम होगा कि उसके लिए ये तमाम स्टेजेस आसान बनाना और उसको जो भी NOCs चाहिए वो देना। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ
कि जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिस है ना, रिस्क बेस्ड NOC रिजीम, हम वो इसमें फॉलो करने लगे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लो रिस्क बिजनेसेस होंगे उसके अंदर उनको ऑटोमेटिक NOC इशू हो जाएगा जब वो अप्लाई करेंगे, यानी कि उनको उस पर कोई टाइम नहीं लगेगा। जो मीडियम रिस्क बिजनेसेस हैं उनको 10 दिन दिए जाएंगे हुकूमत को कि वो उसको NOC इशू करें, और अगर 10 दिन में हुकूमत उनके खातिर खा प्रोग्रेस नहीं करेगी तो फिर ऑटोमेटिक इशुएंस हो जाएगी। सिर्फ हाई रिस्क बिजनेसेस के लिए टाइम लगेगा, जो रूटीन का टाइम है NOC मिलने के लिए। तो मेरे ख्याल में इससे सरमायाकारों के लिए बहुत आसानी पैदा होगी। तो ये बताइए, छोटे सरमायाकारों की मदद के लिए इस सूबाई हुकूमत क्या क्या इक़दाम उठा रही है? देखिए, जो छोटे सरमायाकार हैं ना, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। इनको हमें साथ लेके चलना है अगर हमें मईशत को आगे बढ़ाना है। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हुकूमत पंजाब एक SME पॉलिसी बना रही है जिसको बहुत जल्द इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके अलावा हमारा एक स्मॉल बिज़नेस कॉरपोरेशन है इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के नीचे, वो जो छोटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स डेवलप करती हैं उसमें इनको प्लॉट दिए जाते हैं। फिर आपको पता है कि आजकल स्टार्टअप्स का दौर है, तो हमारा जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है वो इस सिलसिले में बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। वो उनके पास इंक्यूबेटर भी है, एक्सेलरेटर भी है। उसके अलावा आपको पता है कि दुबई एक्सपो जो चल रही है उसमें उन्होंने एक पोर्टल बनाया है जिसमें 180 स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया है और इनको वहाँ पे पिच किया जाएगा दुबई में। तो हमारा बहुत बड़ा फोकस SME सेक्टर के ऊपर है। ठीक, हसन साहब, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी हो, सूबाई हुकूमत के कई इकदाम ऐसे हैं जो कि काबिल तारीफ़ हैं और उसमें बड़ी जिद्दत भी आई है, क्योंकि पंजाब में पहले इनकी बात होती थी, अब तो माशाल्लाह काम होता है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि सूबे में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या प्लान बनाया गया है, क्या इकदाम बनाए गए हैं, तो ये भी एक अवामी मसला है, प्लीज़ इस पर भी बात कीजिएगा। देखिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही एक जामे प्लान हमने दिया है और उस जामे प्लान के कई पहलू हैं। एक तो हमने 290 सहूलत बाज़ार कायम किए हैं जहाँ पे लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें कंट्रोल रेट पे सस्ते दामों मुयस्सर हैं, ये पहली चीज़ है। उसके अलावा कई तरह की इस तरह की रिटेल इंटरवेंशंस हैं, मसलन कुछ बड़े स्टोरों में DC काउंटर्स हैं, कहीं रेडी बाज़ार हैं, कहीं और चीज़ें हैं। उसके अलावा पंजाब भर में 1250 प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हैं जो जगह जगह जाकर चेकिंग करते हैं, जुर्माने करते हैं, ग्रां कदरी को पकड़ते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि हुकूमत पंजाब जो दरामदशुदा चीनी है उसको हमने मार्केट में पुश किया है और हमारी कोशिश है कि चीनी की कीमत जो है वो अब 90 रुपये किलो तक आ जाए और उस सिलसिले में बहुत सारे इकदाम किए गए हैं और किए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, ये भी बताएं, आप मौजूद है तो मैं चाहूँगी कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन की भी बात हो जाए कि गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी कोई ख़ास मुकाबले कराए जा रहे हैं, ये इस दफ़ा प्लान कोई चेंज है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस साल जो रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से जो तकरीबात हैं वो पिछले साल से बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाई जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अक़ीदत थी उसका मुज़ाहरा पाकिस्तानी तो हमेशा करते थे, लेकिन स्टेट ने कभी उस तरह से वो अक़ीदत का मुज़ाहरा नहीं किया। बहुत छोटे लेवल पे वो फंक्शंस होते थे, लेकिन अब स्टेट जो है ऑफिशियली लोगों के अक़ीदत में शामिल है। हम लोग एक पूरा अशरा सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कई तरह के नातिया मुकाबले हैं, ख़त्ताती के मुकाबले हैं, मिलाद हो रहे हैं हर सतह के ऊपर। जो रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स हैं वो जो पिछले साल 50 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया था, अब उसको डबल करके 1 अरब रुपये पे ले गए हैं। हमने यूनिवर्सिटियों में सीरत चेयर कायम करने का ऐलान किया, वज़ीर आला ने अभी ये कुछ दिन पहले ऐलान किया है, ताकि जो आपके मुहक्किक हैं उनको रिसर्च फंड्स दिए जा सकें। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। महकमा औकाफ ने एक पूरा जामे कैलेंडर शाया किया है जिसमें इन तमाम इवेंट्स की तफसीलात हैं। ठीक है, हसन खावर साहब, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू के लिए और पंजाब की ये बदलती सूरत हाल, और एक नारा कभी लगा था कि पढ़ो पंजाब, और उसके ऊपर अब अमलन काम भी हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेंगे, इसके बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि चाय कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। एक ब्रेक। वेलकम बैक। शायर से माजरत के साथ के अजब है ये लफ्ज़ चाय भी, इसमें चाह भी है और हाय भी। वाह, क्या बात है, क्या बात। इसमें चाय है वैसे? जी, इसमें चाय है। थोड़ी सी रह गई, वैसे कॉफ़ी है। आगे बढ़ते हैं। उसमें चाय है, आप यकीन माने, ये नकली नहीं पी जा रही। नहीं, इसलिए, लेकिन इसमें कॉफ़ी
तो लेकिन बाकी पाकिस्तानियों की हम बात करते हैं। पाकिस्तानियों में चाय पीने का शौक बढ़ने लगा है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जुलाई से सितंबर के दौरान पाकिस्तानियों ने 24 अरब 80 करोड़ रुपए की चाय पी है। सोचें, और 11 अरब रुपए के मसाला जात और 36 अरब रुपए की दालें पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क से मंगवाई तो गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी अरसे के दौरान 388 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की अशिया फुरूनोश को दरामद भी करना पड़ा। इन तमाम आदादोशुमार में सबसे अहम और तवज्जो तलब बात पाकिस्तानियों में चाय का बढ़ता हुआ शौक़ है। यानी कि इंसानी सेहत के लिए शायद ये बहुत ज़रूरी होगी, या फिर इसके और क्या मामला हैं? खतरनाक भी कहते हैं कि उठते साथ ही आपको नहार मुँह फौरन से चाय नहीं पीनी आपको चाहिए। क्या पता, लोग तो चाय इसलिए भी पी रहे हैं कि एक चाय 2 कपों में बराबर सी बांट कर अक्सर किया है फर्ज के तन्हा नहीं हूँ मैं। इसी पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि चाय पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहिबा ने। डॉक्टर ताहिरा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 3 माह में 24 अरब रुपए से ज़्यादा की चाय, इस ट्रेंड को कैसे देखती हैं और यौमिया कितनी कप हमें चाय वैसे पीनी चाहिए? देखिए, वैसे तो चाय जो है ना 3-1 कप अगर आप पी लें सुबह, दोपहर और शाम, तो अगर आप बहुत बड़े चाय एडिक्ट हैं तो इतना काफ़ी है, वरना 2 कप इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। जहाँ तक कि इंक्रीज़ इन चाय का है तो वो मेरा ख्याल है पॉपुलेशन इंक्रीज़ की वजह से है, वरना बहुत सदियों से ही चाय हमारे पास चलती आ रही है। और हमें तो थैंकफुल होना चाहिए कि हम जो ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा मजहब हमें मना करता है, तो हम शराब वगैरह उस तरह की चीज़ें नहीं पीते जो कि ज़्यादा मुज़र है सेहत के लिए। तो चाय तो लेसर ईवल्स में आती है, बल्कि ईवल तो है ही नहीं, इसके फवायद भी बहुत सारे हैं। हम जो बस एक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि हम चाय में मिला लेते हैं चीनी। तो ये चीनी अगर हम चाय में ना मिलाएं तो चाय इतनी बुरी चीज नहीं है। और चाय एक ही तरह की नहीं होती, आप ब्लैक टी भी पीते हैं, ग्रीन टी भी पीते हैं, कावा भी पीते हैं, ये सारी चाय में आती है। और अब तो बहुत सारी हर्बल टीज हैं जो आपके फूलों से, फलों से, उधर से भी मिलती है। तो इन सारी चाय जो है हम एक में नहीं कर सकते। चाय को हम बहुत एट्रीब्यूट करेंगे, चाय की वजह से ही हमारे तो इस खत्ते में जो है इस्लाम आया भी चाय और स्पाइसेस की वजह से ही था कि बाकी लोग जो है वो यहाँ पे चाय और स्पाइस लेने आते थे इस एरिया में। तो चाय जो है ये बड़ा अच्छा है क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत को भी बढ़ाता है, आपकी सोजिश जो होती है बदन में, इन्फ्लेमेशन जो है उसको भी कम करता है, वेट लॉस में भी काम करता है, हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। जिन चीजों के लिए अच्छी नहीं होती वो ये है कि जैसे कुछ लोगों में आयरन की कमी होती है तो इसमें टैनिन्स होते हैं, तो वो आयरन के एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले कर सकती है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा कम कर लेना चाहिए, या फिर जब आप चाय पिए तो खाली पेट ना पिए, आप साथ खाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं यही चीज़ आपसे पूछने वाली थी कि हमने अपने इर्द गिर्द भी अक्सर ये देखा है, और स्पेशली जो लोग ऑफिस जाते हैं सुबह के वक्त, वो उठते हैं जल्दी जल्दी में, बस 1 कप चाय पिया और दफ्तर चले गए। दफ्तर पहुंचे तो फ़ौरन से 1 कप चाय मंगवाया और चाय का कप पिया और फिर काम करते रहे, फिर कहीं जाके वो लंच की तरफ आते हैं। ये बहुत ख़तरनाक है क्योंकि जाहिर है कि आप खाली पेट चाय पिए, आपको इंटरनल डैमेज करेगा ये। हाँ, ये ठीक नहीं होता क्योंकि देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया टैनिन्स वगैरह भी होते हैं, तो ये आपको हार्ट बर्न भी कर सकता है, आपके जो पेट है उसको इरिटेट भी कर सकता है, थोड़ा सा नोजिया भी कर सकता है। तो बिल्कुल खाली पेट एक तो चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उसमें दूध मिला लेते हैं, तो दूध मिली हुई चाय इज ओके, इट्स नॉट बैड। या फिर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, ग्रीन टी बहुत अच्छी है आपके लिए, तो आप वो तो पी सकते हैं, ग्रीन टी आप फिर भी खाली पेट पी सकते हैं। लेकिन दूसरी वाली चाय आप बिल्कुल ही, जो आपकी ब्लैक टी है वो आप खाली मत पीजिए, आप साथ कुछ पी लें तो उसमें आपकी एब्जॉर्प्शन वगैरह भी उस तरह से इम्पेयर नहीं होगी। तो ये चीजें अगर आप ध्यान में रखें, और ये भी देखें कि बहुत ज्यादा चाय पीने से कैफीन एडिक्शन हो सकती है, एक्चुअली हेडेक हो सकता है। इनिशियली तो हेडेक आपका ठीक होता है, लेकिन ज्यादा देर के बाद बहुत ज्यादा चाय पीना शुरू हो जाए तो हेडेक, इरिटेशन होने लगती है, और फिर आपको ना नींद नहीं आती क्योंकि कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो कैफीन कंटेंट बहुत ज्यादा होगा तो आपको नर्वसनेस होगी, एंजाइटी होगी, नींद सही नहीं आएगी, मेलाटोनिन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो चाय को बिल्कुल लेट रात को मत पिए, और एक तो जब पिए तो मतलब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर लें, 2-3 कप से ज्यादा चाय पीना जो है वो जरा टू मच हो जाएगा, और चीनी ना मिला के पिए तो फिर ठीक है, इसमें बुरा नहीं है। और आप डिफरेंट टीज भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कैमोमिल टी है, वो बहुत ज्यादा रिलैक्सेंट है, वो डिप्रेशन में, रिलैक्सेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ये जो आपकी हाइबिस्कस होता है, चाइना रोज, जो वो लाल और पिंक रंग का फूल होता है, उसकी जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी चाय साबित होती है। तो इस तरह की टीज आप थोड़ी सी मजीद ले आइए और डिफरेंट
लीजिए। और ये जो कावा होता है जो हम पीते हैं, ये पेशावरी कावा और ग्रीन टी, ये तो बहुत ही अच्छा है। इसमें लेमन भी मिला लिया, दालचीनी भी मिला ली, साथ थोड़ा सा शहद मिला लिया, अगर मीठा चाहिए या गुड़ मिला लिया, तो ये तो बड़ी हेल्दी है आपके लिए और अच्छी होती है। ये एक चीज़ जो लोग करते हैं कि जी ग्रीन टी पी रहे हैं एंड इट्स गुड, उनको पीनी चाहिए, इट्स हेल्दी, लेकिन उसकी भी तो कोई लिमिट होती होगी ना। लोग जो है वो जब नहीं पीते तो बिल्कुल नहीं पीते, पीने पे आते हैं पिए जा रहे हैं, 6 कप 7 कप 8 कप पिए जा रहे हैं। ये अलग बात के साथ में पराठे भी खा रहे हैं, लेकिन ग्रीन टी भी पीते जा रहे हैं। नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। देखिए हर चीज में जो है आपने एक्सेस तो नहीं करना। नॉर्मल लिमिट आप अगर 3 कप्स अ डे हर चीज का रखें या हर मील के बाद पी लें तो दैट इज मोर देन इनफ। ओवरडोज आप किसी भी चीज की करेंगे तो वो तो जाहिर है आपके लिए अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप डिफरेंट किस्म की टीज कर सकते हैं, ताकि आपको एक मिनरल की कमी हो रही है तो दूसरी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट से रिच होगी, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल एक बुरी ड्रिंक नहीं है, एक अच्छा है, सोशलाइज करने का भी अच्छा तरीका है, लेस हार्मफुल है, और उस तरह से आपको वैसे भी कोई और उसके मनफी किस्म के असरात नहीं है। पर ये जहां तक हमारी कंजम्पशन की बात है कि ओवर क्यों हो गई है, तो मेरा ख्याल हमारी पॉपुलेशन ही ज्यादा इंक्रीज हो गई और ऊपर चाय खाने बहुत बढ़ गए। हर कोने में आपको एक चाय खाना दिखेगा। एक और बड़ी बिल्कुल, ये जो आपने चाय खाने बादा खाने जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे पहले जो है पत्ती अच्छी मिलती थी, लेकिन ये भी बड़ा डिपेंड करता है कि आप पत्ती कौन सी यूज़ करें, क्योंकि अब तो आपको पता है माशाल्लाह से माशरे में हमारे जो है वो सारी चीज़ें मिलावट की मिल रही हैं, तो चाय की पत्ती में कैसे हम मिलावट ना करें, ये कितना हार्मफुल है ये मिलावट वाली पत्ती? नहीं देखिए, हाँ बिल्कुल, ये मिलावट तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। आप देखिए अब ये डिपेंड करता है ना कि ये क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, डर्ट है, कोई केमिकल है, किस चीज को ये एक्चुअली, या प्लास्टिक भी हो सकता है जिसको ये लीव्स या रंग है जिसको चाय का फ्लेवर या रंग देने के लिए इस्तेमाल करें। और जो भी हम आर्टिफिशियल या मसनूई चीज इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो स्वीटनर होगा, चाहे वो उसकी सूरत में होगा, चाहे ये जो हम अपने टी के अंदर अब जो व्हाइटनर मिलाते हैं, ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये दूध तो होता नहीं है, ये तो निरे केमिकल्स होते हैं। आपने चाय पीनी ही है तो ताजा दूध आप मिला के और जो एक्चुअल खालिस खुली पत्ती होती है उसको इस्तेमाल करें तो बेहतर है। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल जिन्होंने चाय पीनी होती है ना, वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते, बस वो कहते हैं चाय मिल जाए चाहे जैसी भी हो। मैं लास्ट में एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जो ब्लड प्रेशर या फिर स्टमक के मसाइल होते हैं लोगों के अंदर, या इसके जो पेशेंट होते हैं, वो चाय के हवाले से उनके लिए क्या है? क्या वो चाय पी सकते हैं दिन में 1 कप 2 कप? देखिए जो स्टमक वाले होते हैं उनका तो मैंने आपको पहले बताया, उनको तो इरिटेट कर सकती है उनकी गट को, तो वो तो खाली पेट ना पिए, और बल्कि बिल्कुल खाली चाय भी ना पिए, वो दूध के साथ या किसी और की चीज के साथ कर सकते हैं, और वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट भी कर ले। और या फिर वो ये कर सकते हैं कि वो कावा बनाए जिसके अंदर वो जिंजर, मतलब आपका अदरक डाले, जिसके अंदर वो सिनेमन जो दालचीनी होती है वो डाले, तो फिर उनका जरा वो जो है ना बेहतर हो जाएगा। सौंफ डाल सकते हैं, ये जीरा डाल सकते हैं, जीरा का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो लोग हैं जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसमें ये होता है कि आपकी हार्ट रेट जो है ना, कैफीन बहुत ज्यादा तेज भी कर देता है, हार्ट रेट काफी तेज हो जाती है कैफीन से, और कैफीन से जैसे मैंने आपको पहले बोला, तो इन लोगों को वेजो कंस्ट्रिक्शन भी हो जाती है, तो मतलब आपकी वो जो रगें होती है वो थोड़ी तंग भी हो जाती है। तो आपने बड़ा केयरफुल रहना है और आपने इस तरह से नहीं करना, बड़े कंट्रोल्ड उसमें, और आप अगर 2 कप बस पी लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, और आप साथ अपनी बाकी परहेज करें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो हो गई, आपकी दवाइयां हो गई, तो फिर आप सेफ है। लेकिन आप खाली है, आपके सर में दर्द हो रहा है और आप खाली चाय पिए जा रहे हैं, तो कैफीन आपकी जो है मजीद वो करेगी, मजीद आपका दिल की धड़कन तेज होगी, और वो आपके लिए जो है ना वो डेंजरस साबित हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिरा, आप हमारे साथ मौजूद थी। और चाय को कहा जाता है अशरफुल मशरूबात, और किसी वजह से कहा जाता होगा। आखिर में अब जब हम क्लोज कर रहे हैं तो इस शेर के साथ करना चाहेंगे, गमों सिस्कियों की राय लाया हूँ, नोश कीजिए, चाय लाया हूँ। कब खाली है। आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें और प्लीज़ वैक्सीनेशन करवाएं, अगर नहीं करवाई डेंगू से भी बचना है आपने। अल्लाह हाफ़िज़। है इसमें, ये खाली है इसमें। दिखाएं।